ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी नाइन के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के, और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हर रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मनी नाइन के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपुल। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से WTO की बैठक भी शुरू हो रही है और इस पर हमारी लगातार विशेष कवरेज जो है जारी रहेगी। लेकिन और क्या कुछ खास रहने वाला है वो जरा पहले ऑन द शो पे नजर डाल लेते हैं और उसके जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे क्या महंगे होंगे FMCG प्रोडक्ट्स। जी हाँ, क्या महंगाई का एक और दौर देखने को मिल सकता है? क्यों हम कह रहे हैं, अब से बस थोड़ी देर में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्यों बढ़ने लगे हैं कंपनियों के डाउनग्रेड? जी हाँ, इस पर भी होगी डिटेल में चर्चा। साथ ही साथ पेटीएम पर लगातार हमारी खास पेशकश जारी है और आज भी बात करेंगे कि विजय शेखर शर्मा को क्यों देना पड़ा इस्तीफा। इसके अलावा हम बात करेंगे क्या सस्ता होगा चीन से इंपोर्ट, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं और क्या इस तरह की खबर है, अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। और अब कैसे आएगा रूस से तेल? जी हाँ, रूस के तेल को लेकर के एक नई अपडेट है, वहाँ पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे WTO से क्या है अपडेट। जी हाँ, WTO अबू धाबी में WTO की बैठक चल रही है और मनी नाइन के संपादक अंशुमान तिवारी जी वहाँ पर पहुँच गए हैं और वहाँ से एक एक डिटेल जो है क्या कुछ निकल करके आ रहा है वो हम आपको विस्तार पूर्वक मनी सेंट्रल के अंदर हम अपनी कवरेज में आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। मौसम अनुकूल होने की वजह से इस साल देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। अच्छे मौसम और जलवायु के अनुकूल किस्मों की बुआई ज़्यादा होने से इस साल गेहूं का उत्पादन सरकार के द्वारा तय किए गए लक्ष्य 11.4 टन से ज़्यादा होने का अनुमान है। 2022-23 में 11.05 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन दर्ज किया गया था। गेहूं के उत्पादन को लेकर सरकार की तरफ से पहला अनुमान जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर FMCG कंपनियां साल 2024 में अपने उत्पादों की कीमतों में 2 से 4% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। कमोडिटीज की महंगाई बढ़ने और ज़्यादा श्रम लागत की वजह से कंपनियों के ऊपर कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डाबर और इमामी जैसी कंपनियों का कहना है कि उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का समय आ गया है। देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी कीमतों में कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद है। डाबर ने अपने फूड पोर्टफोलियो में कीमतों में 2.5% की बढ़ोतरी की है, जबकि इमामी ने कीमतों में इस साल करीब 3% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। सर, क्या मान के चलें कि अब जो FMCG उत्पाद हैं उनकी महंगाई अब बढ़ने वाली तेजी के साथ? विपुल, एफएमसीजी मार्केट में जो भी उथल पुथल थी पिछले 2-3 साल में वो स्थिर हो गई है और एक रुख बड़ा स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आ रहा है कि एफएमसीजी कंपनियां तमाम कोशिशों के बाद भी ग्रामीण इलाके से बहुत अच्छी मांग लेकर नहीं निकल पाई हैं। हालांकि रबी के उत्पादन को लेकर जो अनुमान अभी आने हैं उनसे थोड़ी उम्मीद बनती दिखाई दी है कि हो सकता है गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हो और उसका कुछ लाभ ग्रामीण इलाकों में इनकम या वेजेस और खपत बढ़ने के तौर पर नजर आए। लेकिन फिलहाल ग्रामीण इलाकों की मांग सुस्त है और इसलिए अब एफएमसीजी कंपनियों के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो अपनी कीमतों में बढ़ोतरी ना करें, उसे टाल दें। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि रुपए की कमजोरी और कमोडिटीज की कीमतों में बढ़त उन दबाव बनाए हुए है एफएमसीजी कंपनियों की बैलेंस शीट पर, तो ये एक और वजह रहेगी कि उन्हें अपनी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी करनी होगी। इसके साथ ये भी चीज देखने वाली होगी कि अब इस दौर में कीमतों की बढ़ोतरी के बाद बाजार का में एफएमसीजी उत्पादों की पैकेजिंग का और प्रोडक्ट्स का प्रोफाइल कैसे बदलता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों से लंबे समय तक मांग सुस्त होने के बाद कंपनियां अपने प्रोडक्ट की रेंज में, प्रोफाइल में भी बदलाव कर सकती हैं। तो काफ़ी कुछ बदलने वाला है FMCG क्षेत्र के अंदर। इधर बाजार नियामक सेबी ने आरोप लगाया है कि असल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा नियामकीय जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच में देरी के लिए वो लगातार अधिक समय की मांग कर रहे हैं। सेबी ने पिछले साल अगस्त में चंद्रा को जी समूह की कंपनियों में निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया था। चंद्रा पर यह कार्रवाई जी एंटरटेनमेंट का पैसा दूसरी जगह भेजने के आरोप में किया गया। इस मामले में चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका के खिलाफ अलग से जांच चल रही है। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आने वाले दिनों में आप, और क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं सुभाष चंद्रा के लिए भी? ये मामला थोड़ा अलग मोड़ लेता जा रहा है, जहां सेबी नियामक ने अब स्पष्ट रूप से ये कहा है कि एसएल समूह का प्रबंधन और खासतौर पर सुभाष चंद्रा जिस तरीके के आरोप थे उनकी जांच में मदद नहीं कर रहे हैं। सेबी पिछले 1 साल से लगातार सक्रिय है जी समूह की, एसएल समूह की कंपनियों में पर तमाम कार्रवाई करने के लिए। इधर जो
सुभाष चंद्रा का परिवार, उसका कहना यह है कि उसके साथ उनको सही ढंग से उनके न्याय का पक्ष नहीं दिया जा रहा है और उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। लेकिन अब सेबी की सख्ती ये बता रही है कि अभी कुछ और चीजें अंदर से निकलकर सामने आएंगी। जिस तरीके की जांच रिपोर्ट आई थी उसके बाद अब एसएल समूह की में कार्यवाही की संभावना और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। आपको याद होगा कि एक विस्तृत रिपोर्ट में सेबी ने पाया था कि कैसे सुभाष चंद्रा और उनके बेटे ने अलग अलग कंपनियां बनाकर जी एंटरटेनमेंट का पैसा अलग अलग जगह ट्रांसफर किया था। इधर निजी क्षेत्र में पूंजीगत खर्च बढ़ने की खबरों के बीच कंपनियों की कमाई के डाउनग्रेड बढ़ने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 महीनों के दौरान रेटिंग एजेंसियों ने ज़्यादा कंपनियों को डाउनग्रेड किया है और उनके मुकाबले अपग्रेड कम कंपनियां हुई हैं। निफ्टी 500 की 251 कंपनियों के डाउनग्रेड सामने आए हैं, जबकि निफ्टी की 30 कंपनियों के डाउनग्रेड हुए हैं। जिन दिग्गज कंपनियों के डाउनग्रेड हुए हैं उनमें यूपीएल, टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइजेस, टेक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। सर, ये काफ़ी तेज़ी के साथ कंपनियों के डाउनग्रेड बढ़ने की क्या वजह मान रहे हैं सर आप? विपुल, ये खबर अच्छी भी है और शेयर बाजार के निवेशकों को थोड़ा सा उनका स्वाद खट्टा करने वाली भी है। अच्छी खबर इस तरह से है कि अगर कंपनियां अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती हैं, जिसकी मांग सरकार लगातार की जा रही है, जिसकी सरकार भी लगातार कंपनियों पर इस बात का दबाव बना रही है कि उनको अपना कैपेक्स बढ़ाना चाहिए, सरकार के खर्च में आने वाले समय में कमी होगी, तो बाजार में मांग बढ़ाने की दृष्टि से, निवेश और रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से ये खबर महत्वपूर्ण है और जरूरी है, क्योंकि कंपनियों को अपना निवेश करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ निवेशकों के लिए, जिन्होंने स्टॉक्स ले रखे हैं, उनके लिए कंपनियों में में कमी का संकेत है, क्योंकि कंपनियां जब अपना पूंजी खर्च बढ़ाएंगी तो उनकी आय में कमी होगी और इस वजह से उनके डाउनग्रेड्स बढ़ना शुरू हो गए। तो अब अगर अर्थव्यवस्था नए निवेश की तरफ जाएगी, स्टॉक मार्केट से होने वाले रिटर्न्स और खासतौर से कंपनियों की बैलेंस शीट पर जो असर होंगे वो कंपनियों की कीमतों को बाजार में प्रभावित करेंगे। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही बैंक ने नए सिरे से अपने निदेशक मंडल का भी गठन किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक नए चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। तब तक कारोबार की देखरेख नवगठित निदेशक मंडल करेगा। उधर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगने के बाद देश के कई स्टार्टअप्स और फिनटेक कंपनियां अब चिंता में हैं। कंपनियों की चिंताओं को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई को हर महीने उनके साथ बैठक करने को कहा है। वित्त मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि आरबीआई स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों की चिंताओं और मुद्दों का हल करने के लिए उनके साथ हर महीने एक निश्चित दिन ऑनलाइन तरीके से बैठक की जाएगी। सर, फाइनली विजय शेखर शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। क्या इनके पास इस्तीफा देने के अलावा अब कोई विकल्प बचा नहीं था? 2-3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए पेटीएम में। पहली चीज तो ये कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो कार्यकारी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे विजय शेखर शर्मा का इस्तीफा हुआ, जिस बात की संभावना थी, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कामकाज पर 15 मार्च से पूरी तरह प्रतिबंध हो जाएगा। दूसरी बात यह कि रिजर्व बैंक के दखल से जिन लोगों को अब इससे चलाने का काम सौंपा गया वो खासा महत्वपूर्ण है और इससे लगता है कि सरकार और नियामक पेटीएम को लेकर अब कुछ और बड़ा करने की तरफ सोच रहे हैं। और इसलिए अगर आप ध्यान से देखें कि जिन लोगों को बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई इसे चलाने के लिए, हालांकि भी चेयरमैन का चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों को बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई वो सब पुराने बैंकर हैं, सारे फार्मर बैंकर्स हैं, जिन्हें जो पेटीएम पेमेंट बैंक का नया बोर्ड बनाया गया, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड बनाया गया है, उसमें शामिल किया गया, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवास श्रीधर हैं। इसके अलावा कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसमें शामिल हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से पेटीएम पेमेंट बैंक को अब धीमे धीमे सरकार के पुराने जो मजे हुए बैंकर्स हैं उनके हवाले किया जा रहा है इसे चलाने के लिए। और इससे इस बात का भी संकेत है कि इस कंपनी पर विजय शेखर शर्मा का नियंत्रण अब धीमे धीमे खत्म होगा, क्योंकि विजय शेखर शर्मा के कामकाज के तौर तरीकों से आरबीआई संतुष्ट नहीं था और कंप्लायंस के गंभीर मामले आते दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ से पेटीएम पेमेंट बैंक का भविष्य क्या होगा, क्या इसका पुनर्गठन होगा, इस पुनर्गठन के बाद से किसी दूसरे बैंक के साथ संचालित किया जाएगा, ये सब देखने वाली बातें होंगी। लेकिन अब यहाँ से घटनाक्रम थोड़ा तेज आगे बढ़ने की संभावना है। सर, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर में सरकार ये क्यों चाहती है कि आरबीआई हर महीने बैठक करे? क्या जो भरोसा टूटा है उसे वापस लाने की कोशिश कर रही है सरकार? फिनटेक को लेकर रिजर्व बैंक और सरकार गहरी दुविधा में देखते हैं। एक तरफ फिनटेक कंपनियां भारत में डिजिटल क्रांति के, डिजिटल पेमेंट्स के, डिजिटल
फिनांसेस की सबसे बड़ी झंडा बरदार हैं। उन्हीं के जरिए भारत में डिजिटल क्रांति और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को गति मिली है। दूसरी तरफ जब फाइलें खुल रही हैं तो पता चल रहा है कि इन कंपनियों के भीतर तो पूरी दाल ही काली है। इनके अंदर कंप्लायंस के गहरे इश्यूज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मामले हैं और कंपनियों के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है। अब इन दोनों के बीच फंसी है सरकार और रेगुलेटर आरबीआई। ये ऐसी स्थिति है कि इसमें एकदम फिनटेक कंपनियों पर पूरी तरह से कार्रवाई भी नहीं की जा सकती, नहीं तो इससे पूरा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का आर्किटेक्चर उस पर गहरा असर पड़ेगा। पर इन्हें ऐसे चलने भी नहीं दिया जा सकता, इनकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करना होगा और शायद इसके लिए बेहतर व्यवस्था ये होगी कि वित्त मंत्री ने आरबीआई से कहा है कि फिनटेक कंपनियों के साथ वो नियमित रूप से इंगेज करें, बात करें और जानकारी दें, जिससे कि कंपनियों के कामकाज को सुचारू किया जा सके। लेकिन कंप्लायंस के कामकाज में पारदर्शिता के गहरे मुद्दे हैं, ये बात उस बैठक से निकल कर सामने जी। एक छोटा सा सवाल और है, और ख़ासतौर से जो पेटीएम के निवेशक हैं उनके लिहाज से दो तरह के व्यू सामने आ रहे हैं सर। एक व्यू ये है कि अब चूंकि विजय शेखर शर्मा बैंक से बाहर हो गए हैं, बैंक का एक्विजिशन हो जाएगा और पेटीएम जैसे यूपीआई जो चल रहा था वो चलता रहेगा, तो वर्स्ट जो है वो समाप्त हो गया है। लेकिन चूंकि तमाम विवाद हैं, तमाम जांचें चल रही हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ से दूरी रखनी चाहिए और इस बात की इंतजारी नहीं करनी। आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर से शेयर जो धारक हैं उनके लिहाज से? देखिए, शेयर धारकों के लिए अगर पेटीएम की सारी समस्याएं विजय शेखर शर्मा के कारण बनी हुई थी या निकली थी, तो ये बात थोड़ी पैराडॉक्सिकल अंतर विरोध भरी लगती हुई, क्योंकि इस कंपनी को विजय शेखर शर्मा ने बनाया, वो इसकी पहचान थे, वो इसका आईपीओ लेकर आए। तो अगर उनको हटा देने के बाद कंपनी ठीक ठाक होगी, ये लीड करेगी, कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर संकट टलने की बात यह है और सरकार के जो संकेत दिख रहे हैं विपुल की पेटीएम पेमेंट बैंक को किसी से अधिग्रहण कराया जाएगा, मर्ज कराया जाएगा और अलग से चलेगा, उस स्थिति में पेटीएम कंपनी के तौर पर स्टॉक मार्केट में किस तरह से व्यवहार करेगी, बिहेव करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी रेगुलेशन की तस्वीर इतनी साफ नहीं है कि आप एक तरफ से पेटीएम को डिस्काउंट कर दें या पेटीएम पर बहुत बुलिश हो जाए, पेटीएम पर बहुत उत्साही हो जाए, क्योंकि परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है। पेटीएम अपने नए स्वरूप में पेमेंट बैंक होने के बाद स्टॉक मार्केट में जो कंपनी संचालन कर रही होगी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आएगी, बाकी काम कैसे होंगे और बाकी शेयर होल्डर्स जो अभी इसके हिस्सेदार हैं वो इस नए पुनर्गठन पर, बोर्ड के पुनर्गठन पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इसलिए पेटीएम में वॉलेटिलिटी भी रहेगी। पेटीएम में भी फैसलों की लंबी कतार है, जिसके बाद परिस्थितियां साफ सुथरी और स्पष्ट हो पाएंगी, तो अब ज्यादा बेहतर होगा कि इसके स्टॉक पर कोई राय बनाई जा सके या कोई प्रेडिक्शन किया जा सके। तो असमंजस की स्थिति है यहाँ पर पेटीएम को लेकर के, और आज भी हमने देखा 4.25% की गिरावट के साथ ही शेयर बंद हुआ। इधर केंद्र सरकार के कई विभागों ने चीन से इंपोर्ट होने वाले सामान पर ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी पर आपत्ति जताई। रिपोर्ट के मुताबिक विदेश व्यापार से डील करने वाले कई विभागों ने चीन के साथ व्यापार में टैरिफ डिप्लोमेसी में व्यवहारिक नज़रिया अपनाने की बात कही। रिपोर्ट में भी कहा गया कि चीन से इंपोर्ट पर ज़्यादा शुल्क की वजह से घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर पर असर पड़ा है। भारत में चीन से अधिकतर इंपोर्ट इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक गुड्स का होता है। इसके अलावा केमिकल्स और गैर इलेक्ट्रिकल मशीनरी का भी आयात किया जाता है। सर, ये चीन से इंपोर्ट होने वाले सामान पर ड्यूटी घटाने की बहस शुरू होने की क्या वजह मान रहे हैं आप? ये बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है। भारत सरकार के विभाग ये मान रहे हैं कि जो चीन से सामान आ रहा है वो महंगा पड़ रहा है। दर्शकों को पता है कि भारत ने चीन से आने वाले कई उत्पादों पर अलग अलग तरीके से ड्यूटीज लगा रखी हैं। इसकी वजह ये है कि उनकी डंपिंग भारत में रोकी जा सके और उन उत्पादों के उत्पादन के लिए भारत में क्षमताएं तैयार की जा सकें। हालांकि ऐसा करते हुए 7-8 साल बीत चुके हैं। भारत में चीन से आने वाले सामानों के आयात में कोई खास कमी नहीं आई। जिन सामानों पर, जिन उत्पादों पर हमारी चीन पर निर्भरता थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि आप मोबाइल के कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन पर भारत में कोई बड़ी क्षमताएं फिलहाल तैयार नहीं हो पाई। निवेश की तैयारियां तो चल रही हैं। ऐसी स्थिति में अब भारत के उद्योग और भारत के उपभोक्ता अपनी लागत में कमी की मांग करने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह से समझा जाए कि उद्योग जो प्रमुख उपभोक्ता हैं, खासतौर से सरकारी विभाग है, वो सरकार से कहना चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की सारी मुहिम ठीक है, लेकिन अगर बहुत महंगा इंपोर्ट आएगा तो उससे जो लागत बढ़ रही है और जो महंगाई बढ़ रही है उससे संभाला नहीं जा पाएगा। अभी देखना दिलचस्प है कि होगा कि सरकार जो कि चुनाव की तरफ जा रही है वो इस समय चीन से किसी आयात की कीमत, चीन से होने वाले आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी में कोई रियायत देगी कि नहीं देगी। तत्काल किसी बड़ी रियायत की गुंजाइश तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को विपुल जी खासी परेशानी हो रही है इंपोर्ट ड्यूटी महंगी होने के कारण। जी चलिए, इस बीच अमेरिका ने पिछले हफ्ते रूस की सरकारी तेल कंपनी के जिन 14 ऑयल टैंकर्स पर प्रतिबंध लगाया था, उनमें से 3 ऑयल टैंकर्स ऐसे भी हैं जिनके जरिए रूस से भारत को तेल की सप्लाई होती है।
अमेरिका के इस कदम से भारत में रूसी कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। रूस की कंपनी $60 पर बैरल से ऊपर के भाव पर तेल की सप्लाई कर रही है, जिस वजह से अमेरिका ने उसके ऑयल टैंकर्स पर प्रतिबंध लगाया है। सर, अब रूस से कच्चे तेल की सप्लाई होगी कैसे? देखिए, प्रतिबंधों का दौर लौट आया। हमने विस्तार से मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि प्रतिबंधों का पूरा चक्र पूरा होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय समुदाय के देश अब उन देशों पर निगाह लगाएंगे, भारत और चीन पर, जिन्होंने इस युद्ध के दौरान प्रतिबंधों को तोड़ने में रूस की मदद की है, रूस से सामानों का आयात किया है। और अब ऑयल कंपनियों पर सीधे प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। यहाँ से ये शुरुआत है। यहाँ से इसके बाद हमें देखना होगा कि और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत और चीन के साथ ट्रेड कर रही हैं, जिन पर आने वाले समय में प्रतिबंध आते हैं, और बैंक्स भी उनमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन इधर हाल फिलहाल में रूस से भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति कम हुई है। भारत ने वापस अपने पुराने बाजार की तरफ मध्य पूर्व के बाजार से तेल की खरीद शुरू की है। इसलिए तात्कालिक तौर पर कोई सप्लाई पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि भारत और रूस के रिश्तों में जिस तरीके की गर्मजोशी हमें युद्ध के दौरान दिखाई दी थी, उस पर सख्ती और उस पर कार्यवाही जरूर होती दिखाई दे रही है। जी। सर, एक और अपडेट है यहाँ पर कि रूस जो है वो गैसोलीन पर के एक्सपोर्ट पर जो है रोक लगाने पर विचार कर रहा है, और इस पर विचार हो सकता है, इस पर फैसला हो जाए जल्दी। तो ये क्या भारतीय तेल कंपनियों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको? रूस के पास निर्यात की बहुत सीमित संभावनाएं बची हैं। अभी भी प्रतिबंधों के तहत $60 पर बैरल के नीचे का कच्चा तेल और कुछ हिस्सा गैसोलीन का वो यूरोप के देशों को निर्यात कर सकता है। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं उसमें रूस शायद यूरोप पर और ज्यादा सख्ती करने की कोशिश करेगा। हालांकि उसका नुकसान उसको होने वाला है, पर भारत के लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही। पिछले 2 साल में भारत की कंपनियों ने कच्चे तेल के निर्यात करके एक बड़ा मार्केट यूरोप में हासिल किया है रिफाइनिंग प्रोडक्ट का, और उसका उसी वजह से सरकार को ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स भी लगाना पड़ा था। तो ये बाजार तो तैयार मौजूद है ही भारत की कंपनियों के पास, जो आने वाले समय में इसका इस्तेमाल करेंगे। जी। चलिए, इस बीच विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक से पहले अधिकतर देशों ने भारत के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें भारत ने सीमा पार रेमिटेंस की लागत कम करने की बात कही थी। यूरोपियन यूनियन सहित अधिकतर सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया, हालांकि अमेरिका इसके समर्थन में नहीं है। इसके अलावा इंडोनेशिया ने भारत के उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया है जिसमें कि भारत ने ई कॉमर्स रूट के जरिए इंपोर्ट होने वाले सामान पर टैक्स की बात कही थी। सर, आप अबू धाबी में हैं और वहाँ पर पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट दिखाई दे रही है और कैसा माहौल है अबू धाबी के अंदर WTO को लेकर के? विपुल, अबू धाबी में व्यापार वार्ता के एजेंडे धीमे धीमे खुलने लगे हैं। वार्ताएं तो परसों शुरू हो गई थी। भारतीय पक्ष की तरफ से भारत के वाणिज्य मंत्री आज रात यहां पहुंचेंगे और इसके बाद वो सक्रिय रूप से वार्ताओं का हिस्सा बनेंगे। 2-3 चीजें महत्वपूर्ण समझने जैसी हैं कि इन वार्ताओं के केंद्र में भारत मुख्य रूप से सबसे ज्यादा है, और यहाँ अबू धाबी में जो ट्रेड डिप्लोमेसी का सर्किल है और ट्रेड डिप्लोमेट है जिनसे हमारी बात हो रही है, वो सब इस उत्सुकता के साथ देख रहे हैं कि इस अबू धाबी की बैठक में भारत का रुख क्या होने वाला है। क्योंकि 3-4 जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर अबू धाबी की बैठक की सफलता निर्भर करेगी, वो सारे के सारे मुद्दे कहीं ना कहीं भारत के रुख पर निर्भर होंगे, जिसमें कि कृषि पर खाद्य सुरक्षा का एक मुद्दा है, बिजली का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और भारत शायद उसको कोई बड़ी रियायत देने की समझौते की स्थिति में नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में सहमति बनती दिखाई दे रही है, जैसे कि भारत में आने वाला पैसा है जो वहां रहने वाले लोग भेजते हैं, उसकी उस पर तमाम तरीके की जो लागतें लगती, उन लागतों को लेकर यूरोपीय समुदाय भारत के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ निवेश को लेकर चीन और यूरोपीय समुदाय के प्रस्ताव पर भारत और यूरोपीय समुदाय के भारत और चीन और यूरोपीय समुदाय के बीच कोई सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही। वार्ता के एजेंडे में कई सारे और महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं, जहां कहीं थोड़ी थोड़ी सहमतियां हैं, कहीं बड़ी असहमतियां हैं। भारत ये चाहता है कि WTO में ऐसे प्रावधान किए जाएं जिन प्रावधानों के तहत जो देश चाहे वो इससे एग्जिट हो सके, इसके नियमों को मानने से मना कर सके। जबकि यूरोपीय समुदाय और अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आ रहा है कि अगर पूरे सारे देशों में सहमति ना भी बने तो थोड़े से देश मिलकर सहमति बनाकर भी प्रस्ताव को लागू कर सके, उनसे WTO की मंजूरी मिले। ये बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने वाला है WTO की तस्वीर की दृष्टि से। तो आज से सघन वार्ताओं का, सौदेबाजी का, लेन देन का दौर शुरू होने वाला है। जो बात आज की अभी तक की वार्ताओं की स्थिति में जहां हम मौजूद हैं अबू धाबी में, वहां से जो पता चल रही है कि सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जब भारत के वाणिज्य मंत्री वार्ताओं में शामिल होंगे और वो क्या चिप लेकर, क्या बार्गेनिंग चिप
लेकर आते हैं और उसके बाद ये तय होगा कल से की वार्ता किस दिशा में जाएंगी। दोनों तरफ झुक सकती हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत उम्मीद नहीं है। उनका मानना है कि WTO की बैठकें, मंत्रिस्तरीय बैठकों का अपना असफलताओं का बड़ा इतिहास है। जो मौजूदा परिस्थिति है, दो जगह युद्ध है, दुनिया के 60 देशों में चुनाव है, ऐसी परिस्थिति में कोई बड़ा समझौता, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इससे निकलेगा, इसकी उम्मीद नहीं। चलिए, इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन भारत जो है चर्चा के केंद्र बिंदु में है और वहाँ पर अंशुमान जी मौजूद हैं। तो आप हर रोज़ मनी सेंट्रल के साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि अबू धाबी में जो कुछ भी जो है WTO के अंदर एक्शन होगा, उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी वो आपको मनी 9 के मंच पर उपलब्ध रहेगी। चलिए, अब फटाफट कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं झटपट में। सेबी ने शेयर बाजार में निवेश करने वालों को एक नए तरीके के धोखाधड़ी से सचेत किया है। सेबी ने कहा कुछ लोग खुद को FBI के कर्मचारी या सहयोगी के रूप में बताकर निवेशकों को ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए देते हैं जहां पर कि शेयर खरीदने, IPO में पैसा लगाने और संस्थागत खाता लाभ मिलता है। सेबी ने निवेशकों को इस बारे में आगाह किया है। सेबी ने कहा कि ये मंच कुछ और नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी में शामिल है। धोखाधड़ी करने वाले शेयर बाजार में ऑनलाइन ट्रेडिंग, पाठ्यक्रमों, सेमिनार आदि के जरिए लोगों को लुभा रहे हैं। ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी अमेजन पे को RBI से पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है। इस लाइसेंस के साथ अमेजन अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से ई-कॉमर्स लेन देन शुरू कर सकेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए उपभोक्ताओं के पास अब और ज़्यादा विकल्प मौजूद होंगे। इस सेगमेंट में गूगल पे, व्हाट्सएप पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा मौजूदा वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह 50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। टोल रोड बढ़ने और नए फास्टैग यूजर्स के जुड़ने से टोल संग्रह बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के दौरान 53,289 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन हुआ। वित्त वर्ष 2024 में टोल संग्रह रिकॉर्ड 62,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सर, ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी झटपट में। आप किसी पर टिप्पणी करना चाहेंगे? पेटीएम के अंदर समस्या के बीच अमेजॉन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस लेकर रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस के साथ बाजार में आ गई है और अब भारत के उपभोक्ताओं को पेमेंट के लिए एक और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी का सिस्टम और नेटवर्क उपलब्ध होगा और इससे पेमेंट के मामले में बाजार में नई प्रतिस्पर्धा हमें बनती हुई दिखाई देगी। अंशुमान सर, अबू धाबी में आप मौजूद हैं और वहाँ से आपने जो है इस कार्यक्रम में तमाम शामिल खबरों का विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी लगातार अबू धाबी के में WTO में जो कुछ अपडेट्स हो रही हैं, जो भी बातचीत हो रही है, उसके बारे में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, फिलहाल मनी सेंट्रल को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज